मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का द इंजीनियर्स के ऑनलाइन पोर्टल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूं तो मैंने वो देखा था कि वहां पे जो डिस्कशन हुआ था कि हमने देखा था कि जो सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कोर्स ग्रेन सॉइल था और एक फाइन ग्रेन सॉइल था। उसमें भी हमने देखा था कि शेप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग सॉइल को कितने पार्ट में क्लासिफाई उसको कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि जो कोर्स सॉइल होती है उसमें कोर्स ग्रेन सॉइल में हमने ये देखा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होता है उसके बारे में हमने ग्राफ को प्लॉट किया था और उसमें कुछ पैरामीटर आए थे, जैसे D10 जिसको कहते हैं इफेक्टिव साइज, D60, D30 और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। उनकी कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं कि ये वेल ग्रेडेड होगा या पुअरली ग्रेडेड होगा, सीसी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए और सीयू की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं जो कि एसएससी जेईई में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन हम एसएससी जेईई के मेंस के डिस्कस करेंगे आज। उसके अलावा जो आईईएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2-3 क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे जो भी पूछा गया होगा। और उसके अलावा हम एसएससी जेईई के जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ सॉइल इज। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ सॉइल इज मतलब कि यहां पे जो वैल्यू की बात हो रही है वो ये वैल्यू हो रही है दैट इज सीयू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सीयू। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी मींस सीयू। सीयू का फार्मूला क्या होता था? दैट इज हमें यह भी पता होना चाहिए कि सीयू इक्वल टू D60 अपॉन D10। ये हमें रिमेंबर होना चाहिए, दैट इज दिस फार्मूला। क्लियर? अब ऑप्शन दिए गए हैं ऑलवेज लेस देन 1, always equal to 1, equal to or less than 1, equal to or greater than this। अब इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन मैं यहां पे लिख रहा हूं। सलूशन पहले तो मेरे पास जो फार्मूला मैं उसको डिनोट करता हूं, दैट इज आपको पता है दैट इज CU इक्वल टू D60 डिवाइड बाई D10। अब देखो CU इक्वल टू 1 कब होगा? अगर मान लिया D60 इक्वल टू D10 हो जाए तो CU की वैल्यू आप देखोगे यहां पे जब D10 आप पुट करोगे D10 अपॉन D10 दैट इज 1। ये वैल्यू क्या हो सकती है? 1। और देर में भी चांस ये भी हो सकता है कि जो D60 हो ग्रेटर हो। सॉइल पे डिपेंड करता है, हो सकता है D60 ग्रेटर देन क्या हो आपका दैट इज D10। तो आप देखोगे CU की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि जो D60 है ये तो सॉइल पे डिपेंड करता है। D60 का मतलब होता है 60% पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज। फाइनर देन दिस साइज का मतलब यह होता है कि D60 के करेस्पॉन्डिंग जितना सीव का साइज होगा उस साइज से 60% पार्टिकल ऐसे हैं जो आपके D60 से क्या है? छोटे हैं। इस तरीके से आप इसको D60 बोल सकते हो। अब बात करते हैं यहां पे ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू और लेस देन होगा। अब ये वैल्यू जो आपकी होती है, देखो यहां पे ऑलवेज का टर्म ऐड है तो आप इसको ऑलवेज नहीं मान सकते। ऑलवेज लेस देन 1 ऐसा नहीं हो सकता। कभी हो सकता है D60 ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है, सॉइल पे डिपेंड करता है। तो ऑलवेज वाला आंसर तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस आंसर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट की अगर बात करें ऑलवेज इक्वल टू 1 तो ये भी नहीं हो सकता। कोई जरूरी नहीं कि सॉइल में हर बार D60 इक्वल टू D10 ही आए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इक्वल टू और लेस देन तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इक्वल टू हो सकता है लेकिन लेस देन नहीं हो सकता। ऐसा क्यों अभी हम बताते हैं। लास्ट ऑप्शन कहता है दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। देखिए ज्यादातर जो हम मेजर आंसर को जो अप्रोप्रिएट आंसर होता है उसको हम लोग चूज करते हैं। जैसे अगर मैं सॉइल की बात करूं जब D60 ग्रेटर देन D10 हो जाएगा तो CU की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो आप इस हिसाब से देखोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज D इज द करेक्ट आंसर आपका आएगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। क्योंकि अभी हम देखेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल जब होती है, सैंड होती है, तो उसके केस में जो CU की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 6 होती है। तो आप कभी कह ही नहीं सकते कि जो CU की वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी या ऑलवेज इक्वल टू 1 होगी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द सॉइल कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल है कि वेल ग्रेडेड आपका सैंड है। तो उस पर ये कंडीशन डिपेंड करती है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग, एसएससी जेईई 2017 में, मतलब इस टॉपिक से 2017 में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे जो डिस्कशन हो रहा है वो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का डिस्कशन हो रहा है। किसका? कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। पहली बात तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है वो बताता क्या है। जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है वो हमको यह बताता है कि जो भी आपका पैरामीटर है, इट रिप्रेजेंट्स स्मूथनेस ऑफ कर्व, स्मूथनेस ऑफ कर्व। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्मूथनेस ऑफ द कर्व या उसका ग्रेडेशन को, और ग्रेडेशन। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहां पे फार्मूला क्या होगा। तो सीसी का हमने फार्मूला पढ़ा था D30 का होल स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60। दिस इज द करेक्ट फार्मूला फॉर सीसी। और वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए जो सीसी की वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज लाई करनी चाहिए किसके के बीच में? 1 से 3 के बीच में वैल्यू लाई करनी चाहिए। तो ये वेल ग्रेडेड की कंडीशन है कि अगर कोई सॉइल है तो इसके बीच में वेल ग्रेडेड सॉइल है तो उसके केस में ऐसा करना पड़ता है। तो 1 से 3 के बीच में जब वैल्यू लाई करती है तो इसे बोलते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल। अब देखिए यहां पे एक खास बात, डी ऑप्शन से चलते हैं पहले, क्योंकि यहां पे डी ऑप्शन से कुछ हमको सीखने को मिलेगा। D30 अपॉन D60 D10, मान लेते हैं कि इसका mm में यूनिट होगा और इसका यूनिट mm में होगा और इसका यूनिट क्या होगा? mm में होगा। mm से mm कैंसिल आउट, 1 अपॉन mm बचता है। ठीक है, लेकिन सीसी क्या है? कोफिशिएंट है और कोफिशिएंट की कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें, D10 का स्क्वायर नहीं होता है तो आप देखोगे D30 का स्क्वायर होता है, आप वहां से चेक कर सकते हो, तो ये भी आंसर क्या हो गया? गलत। फिर क्या कह रहे हैं? D60 का स्क्वायर होता है, तो ऐसा भी नहीं होता, तो ये भी आंसर क्या हो जाता है? रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर इज द ए, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है वो D30 का स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थ्योरेटिकल भी बन सकता है। कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है? एक तो ये, इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये किस पैरामीटर के लिए यूज करते हैं, स्मूथनेस ऑफ द कर्व बताता है। ठीक है, तीसरी बात, वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। ठीक, चौथी बात, ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेगा। कैसे? D30 दे देगा, D10 दे देगा और आपको D60 दे देगा और पूछ लेगा कि सीसी की वैल्यू क्या हो सकती है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, सीसी की वैल्यू दे देगा, D30 की वैल्यू दे देगा, D10 की वैल्यू दे देगा और आपसे पूछ लेगा क्या? D60 की वैल्यू पूछ लेगा। तो आप यहां से न्यूमेरिकल फॉर्म भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एसएससी जेईई 2000 आप देखोगे 10 में भी पूछा गया है और 2017 में, मतलब 2 बार ये एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको अगर हम देखें, द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल, यहां पे अंडरलाइन करना, दैट इज वेल ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए जो ये वैल्यू लाई करती है, मैंने क्या बताया था कि वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए जो वैल्यू लाई करती है 1 से किसके बीच में लाई करती है? 3 के बीच लाई करती है। तो आप देखोगे यहां पे फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल पहला ऑप्शन क्या है? दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज 1 2 3। दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो आप इस आंसर को नहीं लगा सकते क्योंकि उसकी वैल्यू लाई किसके बीच में करती है? 1 से 3 के बीच में। 1 से 5 तो हमने पढ़ा ही नहीं था और 5 to 7 कोई वैल्यू होती नहीं है। तो इज द करेक्ट आंसर इज द बी। तो आप इसको रिमेंबर कर सकते हो कि 1 से 3 के बीच में जब लाई करती है तो इसको बोलते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल। क्वेश्चन नंबर 4 एसएससी जेईई 2017 में पूछा गया है। क्या कह रहा है? ऑन ग्रेडिंग कर्व द गैप ग्रेडेड इज रिप्रेजेंटेड बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि गैप ग्रेडेड का मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहां पे देखते हैं। मैंने पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो वैल्यू गैप ग्रेडेड होती है उसका मतलब क्या होता है। तो गैप ग्रेडेड का मतलब यह होता है कि जब परसेंटेज फाइनल, ध्यान दीजिएगा ये ग्राफ में बना रहा हूं, दैट इज ये साइज है पार्टिकल का, साइज ऑफ पार्टिकल यहां पे मैं लिख रहा हूं, और यहां पे जो इस एक्सिस पे रहेगा परसेंटेज फाइनल, क्या रहेगा? परसेंटेज फाइनल दैट इज एन। ठीक है, वाई एक्सिस पे परसेंटेज फाइनल रहता है और एक्स एक्सिस पे साइज ऑफ पार्टिकल रहता है। तो फ्रेंड्स यहां पे अगर हम देखें तो एक बात यह है कि सपोज कोई ग्राफ बन जाता है इसमें,
मान लेते हैं कि एक ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, ऐसे आकर के उसके बाद में कुछ कर्वेचर था, उसके बाद में यहाँ पे स्मूथ हो गया और फिर जाकर के कर्वेचर हो गया, कुछ इस तरीके से ग्राफ है। क्लियर? तो आप देखोगे, सपोज साइज मैं लिख देता हूं, सपोज ये 4.75 mm है और सपोज ये 2 mm है। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं क्योंकि सीव का एनालिसिस मैंने क्या किया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया था। यहां पे सपोज 20 mm मैं मान लेता हूं साइज, ठीक, ये सीव साइज होता है। अब फ्रेंड्स यहां पे ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल है। ये लाइन मान लेते हैं थोड़ा सा इंक्लाइंड है, ये कर्वेचर है, तो इसको थोड़ा सा मैं इंक्लाइंड कर देता हूं इस तरीके से। क्लियर? अब फ्रेंड्स यहां पे ये जो लाइन है इसको क्या बोलोगे, दैट इज इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड लाइन इसको क्या बोलोगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और ये कर्व लाइन, कर्व बोलोगे इसको, क्या बोलोगे, कर्व। तो फ्रेंड्स आप ये बताइए, देखिए यहां पे ये 4.75 mm है और ये 2 mm है। इस साइज के रेंज में जो परसेंटेज फाइनर आया, परसेंटेज फाइनर मतलब सपोज ये मान लेते हैं, सपोज ये 30% है। कितना परसेंट है, 30%। ये मैं मान लेता हूं 20% है और ये मैं मान लेता हूं 10% है। क्लियर? 10, 20, 30%। सपोज 30% पार्टिकल ऐसे हैं जो कि 4.75 mm और 2 mm के बीच में जितने भी सीव का साइज आ रहा है उसमें परसेंटेज फाइनर सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे कुछ साइज के ऐसे पार्टिकल हैं जो मिसिंग है, क्योंकि अगर मिसिंग ना होते तो इसका ग्राफ का जो ये हॉरिजॉन्टल आप देख रहे हो इसका कुछ शेप चेंज होता, कर्वेचर होता या इंक्रीज होता या डिक्रीज होता। तो अगर वहां पे परसेंटेज फाइन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू चेंज नहीं हो रही है या लाइन हॉरिजॉन्टल रहती है, तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड गैप ग्रेडेड। क्या बोलते हैं इसको, गैप ग्रेडेड। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गैप ग्रेडेड का मतलब क्या होता है। तो ऐसी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो उसे बोलोगे गैप ग्रेडेड, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो हमारा आंसर अभी हम पढ़ते हैं क्या हो सकता है। ऑन ग्रेडिंग कर्व द गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑन ग्रेडिंग कर्व का मतलब यह हो जाता है कि जो कर्व हमने बनाया, जो परसेंटेज फाइनर वर्सेस साइज ऑफ पार्टिकल बनता है, एवरेज साइज के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं उसे बोलते हैं आपका कर्व बोलते हैं। और लाइन जो हॉरिजॉन्टल होगी वो रिप्रेजेंट करेगी किसको, दैट इज गैप ग्रेडेड। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, नॉर्थ वेस्ट इंक्लाइंड लाइन। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ इधर हो गया, वेस्ट ऐसे हो गया। तो कुछ इस तरीके की ये बात करना चाहते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें देखो एरिया अंडर द कर्व थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। इसको अगर प्लॉट करोगे डॉट डॉट करके और इसको प्लॉट करोगे डॉट डॉट करके, तो आप देखोगे इसके बीच में कुछ ना कुछ एरिया आ रहा है, परसेंटेज फाइनर सेम नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आप देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करता हूं, द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर वेल ग्रेडेड सैंड मस्ट बी ग्रेटर देन। अब बात कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर वेल ग्रेडेड सैंड। अब किसकी बात की, अंडरलाइन कर लेना, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना जरूरी है। यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, यूनिफॉर्मिटी की। तो हमने क्या पढ़ा था, वेल ग्रेडेड अगर कोई सैंड होती है तो वेल ग्रेडेड सैंड के केस में क्या होता है कि वहां पे जब हम पढ़े थे तो हमने ये पढ़ा था कि जो वेल ग्रेडेड सैंड होती है उसमें सीयू की वैल्यू, सीयू इज ग्रेटर देन 6 फॉर वेल ग्रेडेड सैंड। इसके साथ में सीसी की वैल्यू भी लाई करनी चाहिए, किसके बीच, 1 से 3 के बीच। तो आपको रिमेंबर रखना है, यहां पे याद रखना है कि सीयू इज ग्रेटर देन 6 और सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच लाई करती है। एक खास बात और, कुछ एनवायरमेंटल का पोर्शन है उसको मैं रिकॉल करता हूं थोड़ा सा। आपने देखा जब स्लो सैंड फिल्टर पढ़ा था, स्लो सैंड फिल्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्लो सैंड फिल्टर था, वहां पे जो सीयू की वैल्यू थी वो लाई करती है 3 to 5 और जो D10 था वो 0.2 से mm to 0.3 mm लेते हैं। ये याद रखना आपको है। वहां पे हमको बैक्टीरिया किलिंग एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए होता है, 99% चाहिए होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है उसमें पार्टिकल बहुत फाइनर होता है और छोटा छोटा पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, एक समान पार्टिकल रहता है और उसको हम लोग लेयर को बिछा देते हैं। ठीक है, D10 यहां पे जो रखा जाता है साइज छोटा रखा जाता है एज कंपेयर टू, आप देखोगे स्लो सैंड फिल्टर हमने पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था रैपिड सैंड फिल्टर।
तो रैपिड सैंड फिल्टर अगर हम देखें, दूसरा आता है रैपिड सैंड फिल्टर। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप इसको याद रख सकते हो। यहां पे सीयू की जो वैल्यू होती है 2 to लगभग 1.8 से 3 के बीच रखते हैं, 1.8 to 2.5 कर लीजिए, मतलब 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्लियर। और जो D10 होता है वो होता है 0.3 से लेकर के 0.5 mm के आसपास। तो इस चीज को आपको रिमेंबर रखना है। देखिए, जिसमें बैक्टीरिया किलिंग एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए उसका पार्टिकल छोटा रखना पड़ेगा। उसकी सैंड का जो बालू हम बिछाते हैं उसके ऊपर लेयर, पानी उससे पास होता है और पानी फिल्टर होता है, पानी साफ हो जाता है। उसकी वजह से क्या है, जितना बड़ा पार्टिकल रखोगे उतने ये इंप्योरिटी आपकी ज्यादा पास हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि इंप्योरिटी जितना सरफेस पे बचेगी पानी उतना ज्यादा साफ होगा। तो पार्टिकल को क्या रखना पड़ता है, छोटा। तो आप देखोगे याद करना आसान है, अगर इसको 3 से 5 याद किया, इसको 0.2, इसका साइज देखो। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछेगा लैंग्वेज फॉर्म में कि इफेक्टिव साइज किसका ज्यादा होता है, तो इसका ज्यादा होता है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी किसका ज्यादा होता है, स्लो सैंड फिल्टर का। तो इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर डिस्कशन हम करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 6। वेल ग्रेडेड सैंड के लिए किससे ज्यादा होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 6। तो इस तरीके से हम लोग आंसर इसका निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ और क्वेश्चन है जो आईईएस में पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और गेट में भी जो क्वेश्चन डिस्कस किएगा, अभी मैं एसएससी जेईई का मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो उसको आपको अच्छे से समझना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम कुछ ऑब्जेक्टिव और हैं जिनको डिस्कस करेंगे, जो कि आईईएस में पूछे गए हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आप देखोगे एसएससी जेईई में भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो क्वेश्चंस आप देखोगे इसमें एसएससी जेईई में इस बार मेंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और उस क्वेश्चन को करने के बाद हमारे काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें हमारा 4 पार्ट पूछा गया था। तो 4 पार्ट से हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमको पढ़ना है ताकि बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव तो ऑटोमेटिक आप उसको सॉल्व कर सको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो आईईएस में पूछा गया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, तो उनको हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आईईएस में भी पूछा गया है और एसएससी जेईई में एक क्वेश्चन पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा हम लोग यहां पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 एसएससी जेईई 2017, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन, द कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ गिवन सॉइल सैंपल, of a given soil sample is 1 and 4 respectively, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव साइज, द रेशियो ऑफ effective size to diameter through which 30% of total mass is passed, mass is passed, ठीक है। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन 1.25, बी ऑप्शन है आपका दैट इज 1.5, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 1/2। इस तरीके से पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एसएससी जेईई में पूछा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो ये है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है।
ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर एसएससी जेई में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी जेई 2017 क्वेश्चन नंबर दैट इज 7। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या कह रहा है, इफ अ ग्रेडिंग कर्व is horizontal between the portion of 20 mm sieve, IS sieve and 4.75 mm IS sieve, the graded aggregate do not contain पहला 20 mm पार्टिकल, बी ऑप्शन कह रहा है दैट इज 10 mm पार्टिकल, उसके बाद सी कह रहा है दैट इज 4.75 mm पार्टिकल, और डी ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो कि आपका एसएससी जेई में जल्दी हाल ही में पूछा गया 2017 में। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट कि कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, उसको थोड़ा सा देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि पूछा गया है, द कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन, बात समझिएगा, द कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन, द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ गिवन सॉइल सैंपल 1 and 4। इसका मतलब ग्रेडेशन का मतलब होता है दैट इज कर्वेचर। ये बात समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में लैंग्वेज चेंज कर देता है कई बार, तो इसको बोलते हैं क्या, कर्वेचर। द कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन आल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी वैल्यू दे रखा है और पूछा है द रेशियो ऑफ इफेक्टिव साइज, इसका मतलब इफेक्टिव साइज क्या होता है, D10। ठीक है, उसके बाद डायमीटर थ्रू विच 30% ऑफ टोटल मास इज पास, इसका मतलब हुआ 30% पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज, इसका मतलब हुआ D30। इससे क्या हमें सीखने को मिला, दिस इज द D30। जब तक एग्जाम में लैंग्वेज आपको क्लियर नहीं होगी क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। आपको लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपको समझ में आ गया कि ये इफेक्टिव साइज टू डायमीटर आप पूछा है, इसका मतलब मुझे जो सॉल्व करना है वो ये सॉल्व करना है कि फाइंड, यहां पे जो निकालना है वो D10 अपान क्या निकालना है, D30। क्लियर। अब देखो एक खास बात और, यहां से एक बात हम समझ सकते हैं कि जो हमें आंसर निकालना, मैंने एक बात और बताई थी आपको, इस क्वेश्चन का जो आंसर है जनरली आप और भी एक तरीके से बता सकते हो। कैसे, मैंने एक चीज बताई थी, D60 ग्रेटर देन D30 ग्रेटर देन D10। क्लियर। इसका मतलब यह हुआ उसने जो भी रेशियो पूछा है D30 अपान D10 कर लो या D10 अपान D30 कर लो। अगर आप आंसर के हिसाब से देखोगे, मैंने यहां पे देखा कि D30 किससे बड़ा है, D30 इज ग्रेटर देन D10। क्लियर। अब D30 यहां पे देखोगे जो कि क्या है, बड़ा है किससे, D10 से। इसका मतलब है अगर उसने रेशियो में पूछा होता D30 अपान D10 तो आपका आंसर हमेशा 1 से क्या होता, ज्यादा होता। यहां पे सारे ऑप्शन में अगर आप देखोगे ये भी 1 से ज्यादा है, ये भी 1 से ज्यादा है और ये भी 1 से ज्यादा है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, उसने क्वेश्चन में पूछा D10 अपान D30, इस चीज को हमको निकालना है। तो आपका आंसर 1 से क्या आएगा, कम। क्यों, क्योंकि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, D30 इज ग्रेटर देन D10। इसका मतलब है कि ये आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, 1 से कम।
इसका मतलब ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना सॉल्व के भी आप इसको कर सकते थे, लेकिन ये एसएससी जेईई में क्वेश्चन जो पूछा गया वो गलत ऑप्शन दिए गए। जहां पे आप देख रहे हो 1/2, ये ऑप्शन में 1/2 नहीं था, तो वो क्वेश्चन उन्होंने गलत बनाया था। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि D10/D30 निकालिए, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए थे वो D30/D10 के अकॉर्डिंग दिए गए थे। तो आप एसएससी जेईई में जो प्रीवियस ईयर में जाओगे तो वहां पे गलत दिया हुआ है। तो प्लीज जो करेक्ट क्वेश्चन है वो ये है। अब इसको हम लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं। लॉन्ग मेथड कैसे? देखो भाई, यहां पे आपको जो भी वैल्यू दी है, सबसे पहले जो वैल्यू दी उसको डिनोट करते हैं। सीयू की वैल्यू अगर आप देखोगे, कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन ये हो गया 4, और जो सीसी की वैल्यू है वो वैल्यू क्या है 1। फार्मूला अगर हम लिखें, सीसी का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, D30 का होल स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60। ऐसे हम अगर इसका फार्मूला लिखें, ये क्या हो सकता है, D60 डिवाइड बाई D10। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, दोनों का रेशियो निकाल लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, 4 डिवाइड बाई 1, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। 1 डिवाइड बाई मैंने 2 कर दिया, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। देखिए D60 डिवाइड बाई D10 डिवाइड बाई D30 का होल स्क्वायर डिवाइड D10 इंटू D60। आप देखोगे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो, यहाँ पे मुझे जो रेशियो लाना, खास बात एक और इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि मुझे कौन सी वैल्यू लानी है। कई बार क्या होता है कि जो वैल्यू होती है, यहाँ पे अगर आप देखो इसको हम कट नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि मुझे D10 की वैल्यू निकालनी है, और D10 की अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो आप एक काम करिए, इसको डिवाइड मत करिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, मुझे जो आंसर लाना है वो D10/D30 लाना है। तो मुझे ये चाहिए, इस टर्म में D10 कटना नहीं चाहिए। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहां से हम आंसर निकालें अगर, तो एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ पे अभी मैं रफ कर रहा हूं इन चीजों को ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन में यहाँ पे रफ कर देता हूं, आप इसको बाद में लिख लीजिएगा। देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि अगर मैं CU इजकल टू 4 दैट इज D60/D10, तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी D60 इजकल टू 4 टाइम D10, ये आंसर निकल के आ जाएगा। अब CC का अगर हमारे पास फार्मूला क्या है, दैट इज D30 का होल स्क्वायर अपॉन D10। D60 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज 4 टाइम दैट इज D10, और CC की वैल्यू क्या है 1। अब एक काम करते हैं, यहां पे D10 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज अगर आप देखोगे तो D10 स्क्वायर डिवाइड बाई D30 इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो इसका जो आंसर आएगा ये 1/4 आ जाएगा। और मुझे रेशियो चाहिए D10/D60 दैट इज 1/2। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो कई बार एग्जाम में आपके पास टाइम अगर कम हो तो आप एक तरीका लगा सकते थे कि मान लिया D60/D30 पूछेगा तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 से ज्यादा आएगी। लेकिन अगर यही वैल्यू D30/D60 पूछता तो 1 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कई बार आपके पास टाइम एग्जाम में कम रहता है तो आप आंसर उसका निकाल सकते हो। अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे, अगला जो पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं अच्छे से। 2017 में ये भी पूछा गया है एसएससी जेईई में, 2017 एसएससी जेईई, मतलब ये 2017 में काफी ज्यादा फेवरेट टॉपिक इनका रहा था। इफ अ ग्रेडिंग कर्व इज हॉरिजॉन्टल बिटवीन द पोर्शन ऑफ 20 mm IS sieve and 4.75 mm sieve, द ग्रेडेड एग्रीगेट डू नॉट कंटेन। कौन से पार्टिकल ऐसे हैं जो इनके बीच में नहीं रहेंगे। अब फ्रेंड्स हमें यहां पे ये ध्यान देना है कि आप पहली बात तो आपको जो कर्व है गैप ग्रेडेड में, उसने क्या क्या, ग्रेडिंग कर्व हॉरिजॉन्टल उसने बता दिया। सपोज दिस इज द ग्राफ, अगर हम देखें सपोज आपका ग्राफ जो आया कुछ इस तरीके से आया, कर्वेचर गया, फिर ऐसे करके उसके बाद फिर ऐसे चला गया। उसने ये बताया है कि 20 mm और 4.75 mm के बीच में जो लाइन है वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल। ये परसेंटेज फाइनर है n, और यहाँ पे साइज के बीच में हमने क्या कर दिया, ग्राफ खींच दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि उसने क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है कि हॉरिजॉन्टल बिटवीन द पोर्शन ऑफ 20 mm शीव्स एंड 4.7 mm। तो मैंने क्या किया, इसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया। फिर क्या पूछा क्वेश्चन में, द ग्रेडेड एग्रीगेट डू नॉट कंटेन।
इसके पास ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो नहीं रहेगा। आप देखिए इसके बीच में अगर आप देखोगे लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, परसेंटेज फाइनल नहीं चेंज होगा। सपोज ये 20% है तो आप यहां पे भी 20% है, यहां पे भी 20% है और यहां पे भी 20% है और इस पॉइंट तक भी क्या है 20% है। हाँ, इसके बाद कुछ चेंज हो सकता है, इसके बाद कुछ चेंज हो सकता है। तो 20 mm पार्टिकल, अब देखिए इसके बीच की बात करना चाह रहा है, बिटवीन का मतलब समझिए। इसके बाद द ग्रेडेड डू नॉट कंटेन, अब अगर आप देखोगे इसके बीच की बात करना चाहता है तो इसके बीच में अगर आप देखोगे डू नॉट कंटेन 20 mm पार्टिकल, 10 mm पार्टिकल, 4.75 mm पार्टिकल, ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि ये अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल होती है तो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड गैप ग्रेडेड, और गैप ग्रेडेड में आपके ये सारे पार्टिकल नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो आप इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इस तरीके से भी क्वेश्चन एसएससी जेईई क्या करता है, पूछता रहता है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही मेंस का जो क्वेश्चन इस बार एसएससी जेईई 2019 का पूछा गया है, जो कि 25 नंबर में पूछा गया है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको हम लोग करते हैं क्योंकि वो मेंस का क्वेश्चन है और वहां से बहुत ज्यादा आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो उस क्वेश्चन को डिस्कस हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन। तो मेंस का टॉपिक हम लोग कवर करते हैं सबसे पहले, उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेंगे और जो भी आईईएस में आए हैं। और आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिलता है, आप किसी भी यूथ कंपटीशन से लगाइए, गुप्ता एंड गुप्ता से लगाइए, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ऐसा ना मत करिए कि सर जितना करा रहे हैं उतना ही करना है। आपको अगर एग्जाम निकालना है वाकई में, तो आपको क्या करना है कि जो भी प्रैक्टिस बुक आपके पास हो, आपको इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन मिल जाए एकदम कॉन्सेप्ट्स के साथ उसको क्लियर करिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए 6307887007। दिस इज द माई कॉन्टेक्ट नंबर, राहुल शुक्ला। ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चंस को, जो भी आपके डाउट रहते हैं। मैं टाइम निकाल के आपके क्वेश्चंस का जरूर जवाब दूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से हमको वहां पे सॉल्व करना है। तो अब हम चलते हैं, एक मेंस का क्वेश्चन है जो कि काफी अच्छा पूछा गया है। पहले हम क्वेश्चन को आपको डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एसएससी जेईई में ये जो पेपर है, ये मेरे पास जो पेपर आप देख रहे हो, ये मेरे पास एसएससी जेईई का एक पेपर है। ठीक है, इस एसएससी जेईई के पेपर में जो क्वेश्चन नंबर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर बी है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है, 5 का जो बी नंबर पार्ट है, तो उसमें आप देखोगे तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि ये सीव एनालिसिस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीव एनालिसिस में 4 पार्ट पूछे गए हैं, जो कि ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बारे में हमको डिटेल से डिस्कस करना है, ताकि हमारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से वहां पे सॉल्व हम लोग कर सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है कि एक क्वेश्चन जो कह रहा है इसको अच्छे से आपको लिखना है, क्योंकि एक कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको 10 ऑब्जेक्टिव निकाल के देगा। तो इस तरीके से हमको पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इज 500 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल was subjected to sieve analysis। इसका sieve एनालिसिस किया गया, 500 ग्राम सॉइल सैंपल लिया गया और जिसका sieve एनालिसिस किया गया। द वेट ऑफ सॉइल रिटेन्ड, the weight of soil retained on sieve is as follows। ये फॉलोइंग डेटा दिया गया है, is as follows। ठीक है, is as follows क्या दिया गया है, क्वेश्चन जो दिया गया था शुरुआत में, क्वेश्चन ये दिया गया था, मैं क्वेश्चन को भी लिखूंगा और उसी में सॉल्व भी करूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले इसने क्वेश्चन में दिया था आईएएस सीव साइज, ये क्वेश्चन में है, प्लस वेट ऑफ सॉइल। उसने दूसरा कॉलम जो है वो वेट ऑफ सॉइल, जो कि ग्राम में दे रखा है, किसमें, ग्राम में दे रखा है। क्लियर। अब उसके बाद में ये डेटा में क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखा, मैं पहले वो बता देता हूं, उसके बाद को प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, यहां पे जो सीव साइज दिया गया है ये 4.75 mm है, सीव है,
और इसके करेस्पॉन्डिंग जो रिटेन हुआ है वो 10 ग्राम रिटेन हुआ है। उसके बाद में है 2 mm, 2 mm के करेस्पॉन्डिंग जो है 165 ग्राम रिटेन हुआ है। कितना? 165 ग्राम। उसके बाद में 1 mm सीव है, 1 mm जो सीव है उसमें जो रिटेन हुआ है वो आपका 100 ग्राम हुआ है। कितना हुआ है? 100 ग्राम। उसके बाद में आपका 425 माइक्रोन है, 425 माइक्रोन है, उसमें आपका 85 है। कितना है? 85। उसके बाद में 212 माइक्रोन है, 212 माइक्रोन में कितना है? दैट इज 40। उसके बाद में 150 है, 150 माइक्रोन, 150 माइक्रोन में ये कितना है? 30 ग्राम रिटेन हुआ है। उसके बाद में 75 माइक्रोन है, 75 माइक्रोन में आपको 50 ग्राम सॉइल क्या हुई है? रिटेन हुई है। सीप पे कितना रिटेन हुआ है? 50 ग्राम। अब देखो नीचे के बारे में उसने नहीं बताया, तो नीचे में ज्यादातर क्या लगाते हैं? पैन लगाते हैं। तो पैन में कुछ ना कुछ जो बचा होगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो लगभग 480 के आसपास आता है। तो अगर आप देखोगे तो ये 20 बच जाता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, इस डेटा में जरूरत नहीं। अगर आप लिख भी दोगे तो नंबर कटेगा नहीं। ठीक है। अब यहां पे वेट ऑफ सॉइल क्या हो गया? आपका रिटेन हो गया। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, इसमें जो पूछा गया था वो पार्ट मैं लिखता हूं। सबसे पहले इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो हमें निकालना है उसके बारे में मैं यहां पे लिख रहा हूं। जो मुझे सॉल्व करना है या जो फाइंड करना है, फाइंड में क्या है? सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये क्या है कि प्लॉट द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, प्लॉट द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड डिटरमिन द फॉलोइंग, एंड डिटरमिन द फॉलोइंग। क्या क्या निकालना है वो हमको देखना है। ठीक है। पहला पार्ट कह रहा है परसेंटेज ऑफ ग्रेवल, एक पार्ट ये है, कॉमा परसेंटेज ऑफ कोर्स सैंड, कॉमा परसेंटेज ऑफ मीडियम सैंड, कॉमा परसेंटेज ऑफ फाइन सैंड, कॉमा परसेंटेज ऑफ एंड सिल्टी क्ले फ्रैक्शन एंड परसेंटेज ऑफ सिल्टी क्ले फ्रैक्शन, ये पूछा है। उसके बाद में क्या कह रहा है? अगला पार्ट जो बात करें वो ये कह रहा है दैट इज इफेक्टिव साइज तो आप जानते होंगे, इफेक्टिव साइज D10 ये पूछा है। इफेक्टिव साइज बोला है ना कि उसने D10 बोला है। ठीक है। उसके बाद में यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, तीसरा पार्ट यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं दैट इज CU। क्या बोलते हैं? CU। उसके बाद लास्ट में पूछा है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हैं? CC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CC बोलते हैं। क्लियर? अब फ्रेंड्स 4 पार्ट तो उसने पूछे थे, लेकिन 5वां मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और मेरा अच्छा हो जाएगा। क्लासीफाई द सॉइल वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड। क्लासीफाई ये बताना कि ग्रेवल है कि सैंड है, वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है, ये पार्ट हो जाता है। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो आपको देखो D10 पता चल गया, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट भी आप जान जाओगे क्या होता है, वेल ग्रेडेड क्या होता है ये भी जान जाओगे। मतलब एक प्रॉब्लम करने के बाद में आपको मीडियम सैंड का पार्टिकल का साइज पता चल जाएगा, कोर सैंड का पार्टिकल पता चल जाएगा, उसके बाद सिल्ट का पार्टिकल का पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि हम एक प्रॉब्लम करने के बाद में एक कन्वेंशनल क्वेश्चन करेंगे लेकिन 10 ऑब्जेक्टिव निकाल के ले जाएंगे। तो हमें कन्वेंशनल क्वेश्चन करना जरूरी है और उससे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ये क्वेश्चन आपका दैट इज मैं यहां पे लिख रहा हूं SSC JEE आपका 2019 में पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है। अब हम लोग यहां से स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हमको निकालना है, यहां पे सबसे पहले क्यूमुलेटिव वेट निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्यूमुलेटिव
वेट, ये निकालना बहुत जरूरी है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरी चीज को जोड़ना। तो पहली वाली जो शेप थी उस पे कितना है, दैट इज अगर आप देखोगे दैट इज 10 अगर फिर से ऐड करोगे इसमें तो 10 प्लस अगर मैं ऐड कर दूं, क्यूमुलेटिव मुझे निकालना है तो मैं एक स्टेप बता दे रहा हूं, 1 प्लस 65 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 प्लस 65 दैट इज 175 आ जाएगा। फिर क्या करोगे, अगले में ऐड करोगे तो 175, या ऐसा भी लिख सकते हो कि 1, देखिए इसमें मैंने क्या किया, 10 में 165 ऐड किया, फिर मैं क्या करूंगा 165 आया, फिर 175 आ गया, फिर 175 में फिर से आपने क्या किया 100 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 275 हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे 275 में फिर से कितना ऐड करोगे 85 ऐड करोगे, ये वाला डेटा 275 आ गया, और 275 में फिर से क्या ऐड करोगे 85 ऐड करोगे, तो ये लगभग आपका निकल के आता है 360 के आसपास। फिर 360 में कितना ऐड करोगे 40 ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 400। फिर 400 में से प्लस 30 फिर ऐड करोगे, कितना आ जाएगा 430। उसके बाद में फिर आप ऐड करोगे 430 में से 50 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 480 ग्राम। लेकिन आपका सॉइल सैंपल कितना था 500 ग्राम, तो इसका मतलब 20 ग्राम कहां छूट गया होगा पैन पे। तो आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो आंसर है ना वो सेम आना चाहिए। कितना आना चाहिए सेम। 500 ग्राम सॉइल सैंपल लिया, इसका मतलब है कि ऐड करने पे भी क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी निकालने पे वो आंसर आपका 500 ग्राम आना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन में उसने पैन के बारे में नहीं बताया, आप चाहो तो मान सकते हो, नहीं मानना है तो कोई दिक्कत नहीं। आप यहां तक ऐड करोगे तो देखोगे 400 ग्राम आता है सॉइल सैंपल, जो कि और यहां पे भी देख रहे हो 400, ये दोनों चीजें क्या करनी चाहिए मैच करनी चाहिए। अगर आप इसको 20 ग्राम को ऐड कर दोगे तो आप 500 ग्राम यहां से भी मैच करा सकते हो कि टोटल वेट कितना आना चाहिए 500 ग्राम। अब फ्रेंड्स हम निकालते हैं जो है परसेंटेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं परसेंटेज रिटेन्ड, परसेंटेज रिटेन्ड वेट। परसेंटेज रिटेन का मतलब क्या होता है कि टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल कितना था और पार्टिकुलर सीप पे कितना आपका वेट रिटेंड हुआ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि अगर मैं फार्मूला लिखा था W1/W × 100, मैं एक फार्मूला लिख देता हूं। मतलब W1 वो वेट है जो किसी पार्टिकुलर सीप पे वो वेट रिटेंड करता है, और अपान में टोटल वेट करते हैं जो कि 500 ग्राम हमारा सॉइल सैंपल का लिया गया है। तो यहां पे W कितना है, दैट इज वो हमारा 500 ग्राम रहेगा। फ्रेंड ध्यान रहे 480 ग्राम नहीं है, आपने जो सॉइल सैंपल लिया वो 500 ग्राम लिया, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बता रखा दैट इज 500 ग्राम। तो कई बार स्टूडेंट्स को, इस बार मेंस के एग्जाम में कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन था कि सर 480 ग्राम रखें कि 500 रखें। भैया उतना ही रखना है जितना कि आपके पास सॉइल सैंपल आपने इनिशियल स्टेज में लिया है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं यहाँ पे रिटेंड कितना हुआ। देखिए इस सीप पे कितना रिटेंड हुआ 10, और 10 के बाद में आप टोटल सैंपल कितना लिखोगे 500 × 100 करोगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको देखोगे 2% आएगा। कितना आएगा 2%। ऐसे सिमिलरली आप देखोगे दूसरा वेट जब सॉल्व करोगे तो 275 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके करस्पॉन्डिंग तो ये कितना है 175 है, डिवाइड बाय कितना करोगे 500 करोगे, × 100 करोगे, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट ये निकल के आता है 33%। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। 5 से 5 3 जा कितना आएगा 5 3 जा दैट इज 15 और 5, तो ये 35% आपका आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से आप सारे डेटा मैं लिख देता हूं, आप सॉल्व कर सकते हो परसेंटेज निकाल के, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखोगे अगला जो रिजल्ट है उसको क्या करोगे 275 डिवाइड बाई 500 इंटू दिस, तो आप क्या करोगे 275 डिवाइड बाई 500 इंटू 100 आप सॉल्व करोगे तो यहां से जो निकल के आएगा वो आप देखोगे यहाँ पे जो वेट निकल के आता है वो 55% निकल के आता है। कितना 55%। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो 360 है, 360 डिवाइड बाई 500 करोगे, इंटू 100 करते हो, ये सॉल्व करोगे इससे कट जाएगा, और उसके बाद में अगला जो आंसर आएगा वो आपका आएगा दैट इज 72%। नेक्स्ट अगर बात करें तो 400 डिवाइड बाई 500 इंटू 100 करोगे दैट इज 80% के आसपास आपका आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो 430 है, डिवाइड बाई 500 करोगे इंटू समथिंग दिस करोगे, तो ये सॉल्व करने पे आपका दैट इज 86% के आसपास आपका आंसर आता है। नेक्स्ट है 480 डिवाइड बाई 500, ये सॉल्व करोगे
तो इसका आंसर लगभग अप्रॉक्सीमेट आपका निकल के आता है, दैट इज 96%। और लास्ट वाला अगर सॉल्व करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो वो 500 ही आएगा। 500 डिवाइड बाई 500 इंटू 100 करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो निकल के आएगा वो 100% निकल के आ जाता है। अब मुझे फ्रेंड्स क्या चाहिए, परसेंटेज फाइनल, क्योंकि ग्राफ मुझे प्लॉट करना है। तो परसेंटेज फाइनल जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। परसेंटेज फाइनल कैसे निकलता है, पहले बताओ रिटेन कितना हुआ, 2% रिटेन हुआ। तो परसेंटेज फाइनल अगर हम देखें 2% रिटेन हुआ तो 100 में से मैंने क्या फार्मूला बनाया था, 100 माइनस C1, ये क्यूमुलेटिव है, इसको मैं लिख रहा हूं क्यूमुलेटिव C1। तो 100 माइनस C1 करोगे तो 100 माइनस 2 करोगे, दैट इज 98%। मैं सबको नहीं सॉल्व करूंगा, बस एक कैलकुलेशन मैंने दिखा दिया। अगला क्या आएगा, 100 माइनस जब आप करोगे, 100 माइनस दैट इज 35% जब करोगे तो कितना आएगा, 65%। ऐसे सिमिलरली इसको करोगे तो ये आएगा आपका 45%, यहां करोगे तो आपका 28%, जब यहां सॉल्व करोगे तो 20%। 100 में से 80 का कितना आएगा, 20%। फिर 100 में से 86 जाएगा, कितना आएगा, 14%। फिर 100 में से अगर 96 जाएगा तो 4%, और यहाँ पे 100 में से 100 जाएगा, कितना आएगा, 0%। जो कि मैंने सबसे लास्ट में सीव ली थी, जिसका नाम मैंने रखा था Pn का नाम दिया था, P1 P2 P3 करके हमने परसेंटेज निकाला था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने पार्ट को निकालते हैं कि आंसर हमारा कैसे निकलेगा। मैं इस चीज को रफ करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी यहाँ पे आ जाए। मुझे पार्ट पता है क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर हमारा डिस्कशन ये है कि उसने पूछा क्या है कि जो परसेंटेज ग्रेवल कितना हो सकता है उसका डिस्कशन करते हैं, और परसेंटेज फाइन सैंड कितना हो सकता है उसका डिस्कशन करते हैं। क्लियर? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो परसेंटेज फाइनर पार्टिकल पूछा हुआ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। क्लियर? अब पहला पार्ट हमारा क्या कि परसेंटेज ऑफ, पहला पार्ट परसेंटेज ऑफ ग्रेवल, ये पूछा है। देखो भाई, परसेंटेज ऑफ ग्रेवल का मतलब क्या होता है कि ऐसा पार्टिकल जो 4.75 mm सीप पे रिटेन्ड कर जाए। ठीक है, अब बताइए ये कितनी सीप है, 4.75, इस पे रिटेन्ड कितना हुआ परसेंटेज, दैट इज रिटेन्ड। परसेंटेज फाइनल का मतलब होता है छोटा पार्टिकल जो 4.75 mm से पास कर गया हो। मतलब 90% पार्टिकल ऐसे हैं जो 4.75 mm से क्या है, छोटे हैं, जो कि पास कर गए। तो परसेंटेज फाइनल यहां पे जो आप देखोगे 98% आएगा, लेकिन रिटेन्ड कितना आएगा, 2%। तो इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ ग्रेवल देखोगे दैट इज आंसर आएगा 2%, बिकॉज जो साइज है यहां पे ग्रेटर देन है किससे, 4.75 mm से। क्या आंसर है, दैट इज 4.75 mm। तो सीप साइज पे क्या हुआ, रिटेन हुआ। तो इस पे क्या हुआ, ये रिटेन हुआ, ये क्या है, रिटेन्ड है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या पूछा क्वेश्चन में। नेक्स्ट डिस्कशन हमारा ये है, उसने पूछा है दैट इज कि आपका जो साइज है, उसने पूछा है आपका कोर्सेंट। दूसरा क्या पूछा है, दैट इज कोर्सेंट। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, कोर्सेंट ये पूछा है। अब बताइए कोर्सेंट का पहली बात मुझे कुछ एनालिसिस ये पता होना चाहिए कि जो कोर्सेंट होती है, मीडियम सैंड होती है, उसका साइज कितना होता है। तो कुछ एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे दे देते हैं। जो कोर्सेंट है उसका बारे में बताएंगे, कोर्सेंट क्या होती है। अब देखो कोर्सेंट का जो साइज होता है वो कहां से कहां लाई करता है। तो देखो कोर्सेंट का जो साइज होता है वो आपका लाई करता है 4.7 से 2 mm तक। तो एक ऑब्जेक्टिव ये बन गया कि कोर्सेंट का जो साइज होता है वो 4.75 mm टू 2 mm। इसके बीच में जो पार्टिकल लाई करता है उसे क्या बोलते हैं, कोर्सेंट बोलते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये बताइए कोर्सेंट अगर आप देखोगे तो कोर्सेंट इसके बीच लाई करता है, तो इसके और इसके बीच में आपको पार्टिकल को देखना है। तो इसने क्वेश्चन में ये पूछा था कि कोर्सेंट का आंसर कितना आ सकता है। तो आप ये देखिए कि इस साइज पार्टिकल में कोर्सेंट के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे 4.75 के करस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनल कितना है, 98%। और इसके जो आपने देखा 2 mm उसके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनल कितना है, 65%। अब ये परसेंटेज फाइनल मतलब 98% पार्टिकल इससे पास कर गया। उसके बाद ये सिर्फ जो 2 mm देख रहे हो इससे कितना हो गया, 65% पास हो गया। लेकिन इसके बीच में जो पार्टिकल रहेगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड कोर्सेंट। तो यहाँ पे कोर्सेंट जो परसेंटेज आप देखोगे तो 98%
-65%। सॉल्व करने पे अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 33%। कितना आएगा? 33%। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका आता है दैट इज मीडियम सैंड। मीडियम सैंड, अब पहली बात तो मीडियम सैंड का जो है वो आपको साइज पता होना चाहिए। तो मीडियम सैंड का जो साइज होता है वो 2 mm से लेकर के 425 माइक्रोन तक आता है। अब आपको 2 mm और 425 माइक्रोन के बीच में परसेंटेज फाइनर आपको देखना है। तो 2 mm के करस्पॉन्डिंग अगर परसेंटेज फाइनर देखोगे तो वो कितना आता है? 65% आता है। और जो 425 माइक्रोन है उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे वो 28% आता है। तो आप दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 65% माइनस 28%। यहां से सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 37%। तो आपका 37% आपका आ जाएगा, मतलब 37% जो है वो मीडियम सैंड के पार्टिकल यहां पे अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज जो आपका पार्ट है, दैट इज फोर्थ पार्ट इसी का। वो ये कह रहा है, दैट इज क्वेश्चन में पूछा है फाइन सैंड। क्या पूछा है? फाइन सैंड। फाइन सैंड पूछा है। अब फाइन सैंड का जो पार्टिकल होता है वो आप देखोगे कि जो 425 माइक्रोन है, 425 माइक्रोन से लेकर के 75 माइक्रोन तक लाई करता है। अब देखो कई बार तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही पूछ लेता है, एक पूछा भी है क्वेश्चन कि बताइए कोर्स सैंड और फाइन सैंड का साइज किसके किसके बीच लाई करता है, और ये एसएससी जेईई में भी पूछा, ऑब्जेक्टिव में है। तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे जो साइज होता है फाइन सैंड का होता है, जो कि रहता है 425 माइक्रोन से जो छोटा पार्टिकल हो और जो 75 माइक्रोन के बड़ा पार्टिकल हो, ऐसे पार्टिकल को क्या बोलते हैं? फाइन सैंड बोलते हैं। अब आप देखिए 425 से छोटे पार्टिकल कौन से हो सकते हैं? जो पास कर गए होंगे। पास कितने हो गए हैं? 425, दैट इज 28%। माइनस आप देखिए 75 माइक्रोन जो आपकी सीब है कहां गई? 75 माइक्रोन, दैट इज द 75। ये कितना है? 4% है। तो आप देखोगे 4% है, तो आप इसको क्या करोगे? दैट इज 4% आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो इस हिसाब से अगर आप आंसर देखोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, परसेंटेज में देखोगे तो ये आंसर आएगा 24%। अब नेक्स्ट बात होती है परसेंटेज सिल्टी क्ले। सिल्टी क्ले, देखो सिल्टी क्ले वो पार्टिकल होगा जो 75 माइक्रोन से छोटा होगा, और छोटा पार्टिकल कौन सा होता है? जो फाइनर पार्टिकल होगा। और फाइनर कौन होगा? जो इससे पास हुआ होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो 75 माइक्रोन से छोटा पार्टिकल होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सिल्टी क्ले। तो सिल्ट क्ले के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये 4% ऐसे पार्टिकल हैं। आप देख सकते हो इसके करस्पॉन्डिंग 75 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल होंगे, देखिए 90%, 96% जो वेट था वो आपका रिटेंड किया था, लेकिन 4% पार्टिकल ऐसे थे जो पास कर गए थे। जो पास कर जाते हैं वही छोटे पार्टिकल होते हैं, और जो 75 माइक्रोन से छोटा पार्टिकल होगा वो आपको सिल्टी क्ले कहलाएगा। तो आप इसका आंसर देखोगे वो क्या हो जाएगा? दैट इज 4%। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमारा ये पार्ट तो डिस्कस हुआ। अब क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये है, इस क्वेश्चन में देखिए आपके कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे साइज का पार्टिकल ही पूछ लेता है। तो अगर हम बात करें तो कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, सिल्टी क्ले, तो कई बार ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि इसका जो पार्टिकल का साइज होता है वो भी हमसे पूछ लेता है। अब जो नेक्स्ट डिस्कशन हम करेंगे, अगला पार्ट जो क्वेश्चन में पूछा है ये क्या है कि प्लॉट द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड द डिटरमाइन द फॉलोइंग। तो इसका मतलब ये हो कि हमको ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा। अब हमें ग्राफ को जो है प्लॉट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो हमारे करस्पॉन्डिंग डेटा है उनको हम प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो वैल्यूज हैं उनको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। लेकिन एक चीज ये है कि एसएससी जेईई एग्जाम मेंस में उसने ग्राफ पेपर नहीं दिया था, तो आपको एक रफ डायग्राम ड्रा करना पड़ता, लेकिन जिससे आपको रिजल्ट क्लियर नहीं मिल पाते। इस बार जो मेंस का पेपर हुआ उसमें क्वेश्चंस पूछे गए, और उस क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या हुआ है कि उसने ग्राफ पेपर को प्लॉट नहीं दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ग्राफ पेपर नहीं रहता है। तो ग्राफ पेपर के हिसाब से अगर आप देखोगे, आप हम इसको रफ डायग्राम में ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि इस साइड में आपको क्या रखना है? परसेंटेज फाइनर, और इस साइज में हमको रखना है साइज। क्या रखना है? साइज। साइज हमने बताया था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। किस में रखते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। ये एसएससी जेईई की गलती थी कि उसने ग्राफ पेपर नहीं दिया, उसको देना चाहिए था, क्योंकि बिना ग्राफ पेपर, क्योंकि ये ग्राफ जो बनता है वो सेमी लॉग पेपर पे बनता है, और आप कहीं इसको निकाल नहीं सकते एग्जैक्ट आंसर। तो आपको रफली समझना पड़ेगा कि कैसे आंसर आ सकता है। परसेंटेज फाइनल दैट इज कॉल्ड एम।
ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज दिस इज द 10%, 20%, 30%, इसको एक हिसाब से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा साफ साफ बनाते हैं। अभी आपके पास डेटा होगा तो आप बाद में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से डेटा मेरे पास है, आपके पास तो शायद लिखा होगा, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे जो परसेंटेज है ये 10% है, 20% है, 30% है, सपोज 40% है, 50% है, 60% है, 70% हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, 80%, इतने में मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, और भी डेटा है हमारे पास अभी, शायद 98% तक परसेंटेज फाइनर है, 90%, 100%, ये परसेंटेज फाइनर है जो कि हम इसको n से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड n। अब आपको ग्राफ को क्या करना है, प्लॉट करना है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं उस ग्राफ में हम जो वैल्यू ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा होगा, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए यहाँ पे। तो आप देखोगे इसको प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि जो परसेंटेज फाइनर आया, देखिए यहाँ पे साइज को मैं डिनोट करता हूँ। मेरे पास जो शीट थी वो स्टार्टिंग से कितनी थी, 4.75 mm। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास 2 mm थी, उसके बाद में 1 mm था, उसके बाद में कितना था, दैट इज 425 माइक्रोन। उसके बाद में आपके पास था जैसे 200 दैट इज 212 माइक्रोन। उसके बाद में आपके पास है दैट इज 150 माइक्रोन, फिर है 75 माइक्रोन। ठीक है, इस ग्राफ को प्लॉट करना पड़ता है आपको सेमी लॉग पेपर पे, जो कि नीचे की स्केल क्या रहते हैं, लॉग पे रहते हैं। तो देखो 4.75 के करस्पॉन्डिंग आप देखोगे 98% पार्टिकल क्या आए थे, फाइनर आए थे। तो आप क्या करोगे, इसको सीधे यहाँ पे 98 के करस्पॉन्डिंग आप पॉइंट को डिनोट कर दोगे। ठीक है, ऐसे करके डॉट डॉट करके लेते हैं इसको थोड़ा सा। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 2 mm पे अगर आप देखोगे तो 2 mm के करस्पॉन्डिंग आप 65%, 65 इसके बीच में आएगा, जो कि आप इसको प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, ये 65% होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, दैट इज 1 mm के करस्पॉन्डिंग अगर देखोगे 55%, तो 1 mm के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो 55%, जो कि इसके बीच में लाई करेगा, जो आप इस तरीके से देख सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, 425 के करस्पॉन्डिंग अगर परसेंटेज फाइनर देखोगे तो आपका जो आंसर यहाँ पे शायद 55 नहीं 45 आया था, क्योंकि परसेंटेज फाइनर को डिनोट कर रहे हैं। तो पहले में कितना आया था, अगर हम देखें तो 98%, फिर आया था 65%, फिर आया था 45%। तो फ्रेंड्स हम लोग 45% को यहाँ पे डिनोट करेंगे। ठीक है, ये जो डेटा आ जाएगा ये पॉइंट 45% के करस्पॉन्डिंग डेटा हो जाएगा। फिर 425 माइक्रोन के करस्पॉन्डिंग 28% आता है। तो ये 425% के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 28% कहीं यहाँ लाई करेगा, जो आपको ये वैल्यू आप डिनोट इसके करस्पॉन्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 200, 425 हो गया। उसके बाद में आता है 212, उसके करस्पॉन्डिंग 20% आता है। तो 212 के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो ये लगभग 20% के आसपास डेटा आता है। उसके बाद बात करें तो 150 के करस्पॉन्डिंग अगर देखोगे तो 14%, तो 14% आप देखोगे कहीं यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाती है। अगले अगर बात करें तो 75 माइक्रोन के करस्पॉन्डिंग देखोगे 4% आते हैं, तो आप पॉइंट यहाँ पे। तो ग्राफ को आप फ्री हैंड को ड्रा करना पड़ता है, जो कि अगर आप देखोगे तो अगर आप ग्राफ को प्लॉट करो यहाँ पे तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो कुछ ग्राफ इस तरीके से आता है, इस तरीके से आप देखोगे एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं आता। हालांकि हम लोग जो है ग्राफ को जो प्लॉट करते हैं वो प्लॉट करते हैं किस पे, सेमी लॉग पेपर पे प्लॉट करते हैं, तो उस तरीके से डेटा को आप गेन कर सकते हो। हालांकि उसने ग्राफ पेपर नहीं दिया था तो आपको रफ एग्जाम में बनाना था, रफ डायग्राम, तब भी आपको नंबर वहां पे मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स हम जल्दी से इसके जो अगले पॉइंट है उनका डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन ये है कि उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमको निकालना क्या है, इफेक्टिव साइज चाहिए। ग्राफ तो बनाना था, वो तो बन गया, ये क्वेश्चन हमारा 3-4 नंबर का हो गया। अगला जो पार्ट पूछा है क्वेश्चन में वो ये पूछा है कि जो वैल्यू है वो कितना आपकी यहाँ पे वैल्यू आपकी आ रही है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस होगा यहाँ पे कि इफेक्टिव साइज पूछा है, D60 पूछा है, D10 पूछा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो पहला पार्ट हम डिस्कस करें तो क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर दिस इफेक्टिव साइज, पहला पार्ट। इसका जो दूसरा पार्ट था सेक्शन का इफेक्टिव साइज, इफेक्टिव साइज। अब इफेक्टिव साइज की अगर बात करें तो इफेक्टिव साइज होता क्या है, इफेक्टिव साइज होता है D10। D10 का मतलब 10% पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज। तो 10% पार्टिकल यहां पे आएगा, जिसके करस्पॉन्डिंग अगर आप जाओगे तो कहीं ग्राफ यहां पे आएगा।
उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो कोई पॉइंट इसके बीच में लाई करेगा। 150 और 75 माइक्रोन के बीच में अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें तो लगभग आता है D10 की वैल्यू दैट इज 0.12 mm के आसपास। ठीक है, इसके आसपास आंसर आता है जिसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा जो भी आंसर आएगा वो 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन के बीच में आंसर आपका आएगा। अब फ्रेंड्स हम बात कर लें इसको, अगर आप माइक्रोन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप आराम से इसको कन्वर्ट करोगे जो कि आपका 120 माइक्रोन के आसपास आएगा। जरूरत नहीं है क्योंकि देखो 150 से जस्ट नीचे डायग्राम आपका आएगा, 150 से लेस वैल्यू मतलब 120 के आसपास आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा पार्ट हमारा आता है, वो ये पूछा है कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट CU पूछा है, CU पूछा है एंड CC पूछा है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको D60 चाहिए और D30 चाहिए। जब तक ये नहीं पता होगा, D10 हमको पता चल चुका है, अब मुझे जो चाहिए वो D30 चाहिए और क्या चाहिए D60 चाहिए। D30 हमारे पास अगर देखोगे तो ये पॉइंट है जिसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ में अगर आप देखोगे तो वैल्यू आपकी 425 के आसपास लगभग आपकी निकल के आती है। तो यहाँ पे परसेंटेज फाइनल जो हमने लिखा था यहाँ पे करस्पॉन्डिंग लगभग एक 28% आया था, तो ये 28% था। 28% जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट था वो 425 था, लेकिन मुझसे क्वेश्चन में जो पूछा है वो ये पूछा है कि आपका 30% पूछा है D30, लेकिन जो रिजल्ट मैंने लिखा था वो 28% का लिखा था। तो आप देखोगे इसके करस्पॉन्डिंग देखोगे इससे थोड़ा सा पार्टिकल क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो 425 माइक्रोन से पार्टिकल क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो ये बड़े में जो रेंज निकल के आती है, अप्रोक्सीमेट निकल के आती है, वो आपकी देखोगे D60 की जो वैल्यू है वो 480 माइक्रोन के आसपास निकल के आती है, या इसको 0.48 mm बोल सकते हो। क्लियर? क्यों भैया, देखो यहाँ पे ये 425 माइक्रोन है, इससे थोड़ा वैल्यू बड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज फाइनल से ग्राफ में पॉइंट जब हम डिनोट करेंगे तो ये पॉइंट थोड़ा सा 425 से क्या आएगा, ज्यादा। अब ग्राफ पेपर हमको दिया नहीं है तो हम अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अगर बात करें तो आपका आंसर आता है, ये सॉरी यहाँ पे लिखना था, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ पे, दैट इज ये रिजल्ट इसके लिए था 480 माइक्रोन दैट इज 0.48 mm। अब बात आती है 60%, तो 60% पार्टिकल यहाँ पे आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ में यहाँ पे जाना पड़ेगा जो कि आप इस पॉइंट पे आओगे। आप देखोगे 2 mm और 1 mm के बीच में पार्टिकल का साइज आएगा, लेकिन 2 mm के थोड़ा सा करस्पॉन्डिंग है, नजदीक है। इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है 2 mm से कम रहेगा। अब ये पता नहीं कितना कम रहेगा, ये तो ग्राफ से पता चलता है। तो अप्रोक्सीमेट अगर आप देखोगे जो D60 आता है वो लगभग 1.70 mm के आसपास आता है। अब देखिए भाई, हमारे पास D10 पता चल गया, D60 पता चल गया, D30 पता चल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। कैसे? CC इक्वल टू D30 का स्क्वायर D10 इंटू D60। D30 का स्क्वायर 0.48 mm का स्क्वायर करोगे, डिवाइड बाई D10 की वैल्यू कितनी है, 0.12 है, और D60 की वैल्यू कितनी है, 1.70। तो CC की वैल्यू जब सॉल्व करने पर हम निकालते हैं तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा कितना रिजल्ट आता है, लेकिन ये वैल्यू जो है आपकी लगभग अप्रोक्सीमेट 1 से 3 के बीच में ही लाई करती है। सपोज दैट मैं मान लेता हूं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मेरे पास इसका कैलकुलेशन नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो इसका अप्रोक्सीमेट जो आंसर आता है वो 1 से थोड़ा ज्यादा आता है, मान लेते हैं दैट इज 1.3 के आसपास। एक बार आप सॉल्व भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें CU तो D60 डिवाइड बाई D10। D10 की वैल्यू कितनी है, D60 की वैल्यू 1.70 है और D10 की वैल्यू अगर आप देखोगे 0.12 है। इसको सॉल्व करोगे लगभग अप्रोक्सीमेट ये जो आंसर आता है 1, 12 1 12 और 5 बचेता है। 5 को अगर सॉल्व करोगे लगभग अप्रोक्सीमेट 5 के आसपास आएगा। ठीक है, तो आप देखोगे 15 के आसपास आता है। तो CU ग्रेटर देन किससे होगा, CU इक्वल टू 15 जो कि ग्रेटर देन है किससे, 6। अब एक खास बात, सॉइल में मैंने एक लास्ट पार्ट पूछा था, E पार्ट, उसने क्या पूछा था, E पार्ट में क्या पूछा था, E पार्ट में ये पूछा था कि वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड। तो ये आपकी वेल ग्रेडेड सैंड है, वेल ग्रेडेड सैंड है। कैसे? CU इज ग्रेटर देन किससे हो गया, 6, और जो CC की वैल्यू है वो आपकी लाई कर रही है, अगर आप देखोगे दैट इज 3। अब इसको भैया सैंड आपने कैसे बोल दिया, सैंड इसलिए बोल दिया क्योंकि जो पार्टिकल है आपने परसेंटेज फाइनल 98% देखा था जो कि 4.75 mm से पास हो गए थे। मतलब 4.75 mm सीप से अगर आपके 98% पार्टिकल पास हो गए,
इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे सैंड हो गई। क्यों? 4.75 mm से जो पार्टिकल छोटा होता है, अगर 50% से ज्यादा पार्टिकल पास कर जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सैंड बोलते हैं। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो ये वेल ग्रेडेड सैंड हो जाएगी, जिसका आप सीयू देख रहे हो कितना आ रहा है, 15 के आसपास आ रहा है, और जो सीसी की वैल्यू है वो 1 से 3 के बीच लाई करती है। तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, जिससे आपके बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हो। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप बेसिक फंडा, सिर्फ साइज लिखिए, क्यूमुलेटिव वेट लिखिए, क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालिए, वेट निकालिए, उसके बाद में परसेंटेज फाइनल निकालिए। परसेंटेज फाइनल निकालने के बाद में एक ग्राफ प्लॉट करिए, जिसपे नीचे एक्स एक्सेस पे साइज होना चाहिए, वाई एक्सेस पे परसेंटेज फाइनल होना चाहिए। उसके बाद बेसिक डेफिनेशन, D30 का मतलब क्या होता है, D10 का मतलब क्या होता है, D60 का मतलब क्या होता है। तो वहां से आप अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया,